बचपन बचपन और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल दे सकते हैं। हम आज के दूसरे कलमकार अजीज़ एजाज साहब जाए, वो एक अफसाना लेकर आए हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपना अफसाना पेश करें। अजीज़ एजाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। मेरे अफसाने का उन्वान है तमाचा। यकूम मार्च की सुबह एक अनोखी तपिश लिए तुलू हुई। धूप में एक बेताबी थी, जैसे खिज़ां और बहार की रुत एक साथ छा गई। मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और मशरिक की समत देखते हुए सोचा, अगर मार्च में धूप का ये आलम है तो मई में क्या होगा। घर से निकलते वक्त बीवी दहलीज तक आई। उसकी आंखों में वो चमक थी जैसे धूप में निखरते मोती, खामोश मगर गहरे जज्बात की तर्जमान। मैंने हाथ हिलाया, वो मुस्कुराकर बोली, खुदा हाफिज। मैंने जवाब दिया, अल्लाह हाफिज, और चल पड़ा। गली के कोने से सड़क पर गाड़ी के आते ही ख्याल का जाविया भी मुड़ गया। अचानक याद आया, ये मेरे बचपन का मकान, जिसकी दीवारें लकड़ी की पटरियों से जुड़ी थी और जिसके छत में बारिश की बूंदें रिस कर चमकती थीं, अब 3 मंजिला सीमेंट की इमारत में बदल चुका था। लोग कहते हैं ये मेरी मेहनत का फल है, मगर मैं जानता हूँ कि इसकी बुनियाद में वालिद के पसीने की खुशबू, माँ की आंखों की नमी और असातिज़ा के खुलूस की रंगत शामिल है, जिन्होंने मुझ बेमोल पत्थर को तराश कर अनमोल हीरा बना दिया और ईमानदारी और सच्चाई का सबक सिखाया। एक स्पीड ब्रेकर ने मोटरसाइकिल को झटका दिया और यादों का दर वाह हो गया। उस दिन की तरफ जब मैंने 10वीं जमात को मैं और मेरा करियर पढ़ाते हुए तख्ते पर लिखा था 100 डेज। मैंने कहा था, ख्वाब वो नहीं जो नींद में देखे जाएं, ख्वाब वो हैं जो नींद उड़ा दें। तुम्हारे एसएससी इम्तिहानात में सिर्फ 100 दिन बाकी हैं। जब ये 2 0 गिर जाएंगे, तुम इम्तिहान हाल में तन्हा रह जाओगे, और वहाँ तुम्हारी मेहनत वो इल्म ही वाहिद सहारा होगी। चौराहे पर गाड़ियों के हार्न और ट्रैफिक के शोर ने ख्याल का सिलसिला तोड़ दिया। गाड़ियाँ, रिक्शे, ठेले और मोटरसाइकिलें एक दूसरे से मस हो रही थीं। रिक्शा ड्राइवरों की नोक झोंक और फल फरोशों की तेज आवाज़ें फिजा में बेचैनी बिखेर रही थीं। इन्हीं फल फरोशों में एक मेरा हम जमात कामरान भी था। सफ़ेद बिखरे बाल, मैला कुर्ता, चेहरे पर धूप और मुशक्क़त की लकीरें उसकी कहानी बयान कर रहे थे। कामरान बड़ा ज़हीन तालिब इल्म मगर शॉर्टकट का तलाशी था। 10वीं में नकल के सहारे टॉपर बना, मगर 12वीं में स्क्वाड के हाथों पकड़ा गया और 3 साल के लिए इम्तिहान से महरूम करार दिया गया। इसी सबब आज रिज़्क़ के हलाल के लिए पसीने में शराबूर था। मैं उसके पास रुका, उसने नज़रें झुकाईं और खामोशी बीच में सब कुछ कह गई। इसी असना एक आवाज़ मेरी समाज से टकराई, सर 2 0 गिर गए। मैंने देखा, मेरे 2 शागिर्द साइकिल पर सवार थे। एक के हाथ में एक पेड और कंपास, दूसरे के कंधे पर बस्ता। लम्हा भर को वो दिन याद आ गया जब मैंने हम 10वीं जमात के तलबा से कहा था, जब 2 0 गिर जाएंगे तुम इम्तिहान हाल में अकेले रह जाओगे, कोई तुम्हारा मददगार ना होगा। ओ भैया आगे बढ़ते। अब पीछे खड़े के गाड़ी वाले की आवाज़ पर मैं चौंका। मोटरसाइकिल आगे बढ़ाई और रहबर मिल्लत हाई स्कूल की तरफ रवाना हुआ, जो शहर के मशहूर और मारूफ तालीमी अदारे तहज़ीबुल इस्लाम एजुकेशनल एंड सोसाइटी के ज़ेर इंतज़ाम जारी है। स्कूल से 50 मीटर की दूरी पर मदीना ज़ेरॉक्स के सामने तलबा के हुजूम ने मेरी गाड़ी की रफ्तार सुस्त कर दी। ज़ेरॉक्स की दुकान के सामने खड़े तलबा का यह इज्तिमा हालात की चुगली खा रहा था। दूसरी तरफ मस्जिद के बाहर आरज़ी पिंडाल से ऐलान गूंजा, इम्तिहान की उलझनों में नमाज जुमा अदा करना ना भूलें, नमाज ठीक 2:15 बजे अदा की जाए। ये ऐलान कानों में गूंजता रहा
और मैं इम्तिहानी मरकज़ के दरवाजे तक पहुंच गया। फिजा में कागज़, पसीने और लड़कियों के मेकअप क्रीम की मिली जुली बू फैली हुई थी। गेट पर तलबा की भीड़ जमा थी। कोई हाथ में पर्ची पकड़े ब्लॉक नंबर तलाश कर रहा था। कुछ लड़कियां लड़कों को देखकर फुसुर फुसुर करती हंस रही थी। चंद शरारती लड़के फहश जुमले उछाल रहे थे और चंद शरीफ ज़ादे मैली निगाहों से बिनते हव्वा का जायजा लेने में मसरूफ थे। मैंने सोचा, क्या यही है इकबाल के वो शाहीन जिनके सुपुर्द कल कौम की रहबरी और दुनिया की इमामत होगी। इसी लम्हे मेरी नज़र स्कूल के दाखिली दरवाजे पर पड़ी, जहाँ खूबसूरत खत्ताती में यह शेर तहरीर था, ये मदरसा है तेरा मैकदा नहीं साकी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते। नीचे नफीस खत में लिखा था, अदारा तहजीबुल इस्लाम के ज़ेर इंतज़ाम जारी रहबर मिल्लत उर्दू हाई स्कूल इंजीनियर कॉलेज मोहम्मदी कॉलोनी मालेगांव। इसी असना सिपाही ने दरवाज़ा खोला और मैं स्कूल के वसी और इस ग्राउंड पर लंबे घने पेड़ों के साए में गाड़ी पार्क करके ऑफिस की तरफ बढ़ा। ऑफिस में दाखिल होते ही गहमा गहमी ने मेरा इस्तकबाल किया। हेडमास्टर जियाउद्दीन साहब सफारी ड्रेस में मलबूस, सीने पर बिल्डिंग कंडक्टर का गोल बेच सजाए, मामूल से कहीं ज्यादा मुतहरिक और जोश व खरोश से भरे नजर आ रहे थे। वहाँ सफ़ीद कुर्सियों पर बैठे असातिज़ा की गुफ्तगू में इम्तिहान की संजीदगी और फिक्र भूली हुई थी। हाजिरी रजिस्टर पर दस्तखत करके मैं बाहर निकल आया, जहाँ मेरे अपने स्टाफ मेंबरान के साथ मुख्तलिफ स्कूलों के असातिज़ा भी छोटे छोटे गिरोहों में हंसी मजाक और गुफ्तगू में मसरूफ थे। इसी दौरान बाएं तरफ के कमरे से एक मानूस आवाज़ उभरी, अजीज सर आ रहे हैं, आओ आओ, हटो भाई, ड्राइंग टीचर को रास्ता दो। ये सिराज साहब थे, शहर के अक्सर असातिज़ा जिन्हें जानते और इन पर एतबार करते थे। हंसते हुए उन्होंने सुपरवाइजर का बेच मेरी शर्ट पर लगाया और कहा, ये सब देख लो, जवाबी पर्चे, हालोग्राफ, बारकोड स्टिकर्स, फॉर्म ए और बी, बाद में मत कहना ये नहीं मिला और वो नहीं मिला। उनकी उंगली कंप्यूटराइज फहरिस्त पर मेरे नाम पर ठहर गई, यहाँ दस्तखत करो। मैंने साइन किया और फहरिस्त पर एक नज़र डाली। सेंटर नंबर 786 में इस साल 50 ब्लॉक्स थे। हर ब्लॉक में 25 तलबा अपनी तकदीर रकम करने के लिए पर तौल रहे थे। गुज़िश्ता रोज़ मैं और मेरे साथी असातिज़ा ने हेडमास्टर साहब की निगरानी में हर कमरे के बाहर ब्लॉक नंबर, तलबा की फहरिस्त और हर बेंच पर सीट नंबर के स्टिकर्स चस्पा कर दिए थे, ताकि इम्तिहान हाल में इंतशार ना हो और हर तालिब इल्म अपनी नशिस्त तक बआसानी पहुँच सके। सुपरवाइज़र का बैग जिस पर वाज़े तौर पर ब्लॉक नंबर 8 दर्ज था, लेकर जीना चढ़ते हुए पहली मंजिल पर वाक़े 8 नंबर ब्लॉक की तरफ बढ़ा। ऊपर पहुंचा तो देखा तलबा 10:30 बजे बेल के इंतजार में बाहर खड़े हैं। सिपाही ने सुतून से लटका पीतल का घंटा जोर से बजाया। दरवाज़ा खुला तो तलबा मैदान जंग के सिपाहियों की तरह अपने अपने ब्लॉक की तरफ झपट पड़े। मैं 8 नंबर ब्लॉक में दाखिल हुआ तो सब अदबन खड़े हो गए। सलाम व जवाब का तबादला हुआ और सभी तलबा मेरे इशारे पर बैठ गए। जवाबी पर्चे बांटते हुए मैंने सख्त लहजे में कहा, कैरी बैग, चिट्ठी, मोबाइल, स्मार्ट वॉच सब बाहर रख दो। इब्तिदा में तलबा ने बात अनसुनी की। चंद लड़कियां नजरें झुकाए लड़कों से इशारों में बातें करने लगी और मौका पाकर चंद शातिर दिमागों ने चिट्ठियां उनके हवाले कर दी। मैंने आवाज़ मजीद बुलंद की, सुन लो, अगर चेकिंग में एक भी पर्ची मिली तो सीधा कॉपी केस होगा, समझे? ये सुनते ही अगली सफ के एक लड़के ने हिचकिचाते हुए जेब से तयशुदा कागज निकाला और फर्श पर डाल दिया। मेरे तेवर देखकर शरीफ लड़कों ने तो फौरन ममनुआ अशिया बाहर फेंक दी, मगर मेरे चेकिंग शुरू करते ही बाकी तलबा भी घबरा गए और जवाबी नुस्खे मुझे सौंप दिए। हत्ता के लड़कियां भी यहाँ वहाँ से चिट्ठियाँ निकालकर फेंकने लगी। चंद लम्हों में कमरे के एक कोने में चिट्ठियों, गाइड्स, ज़ेरॉक्स नोट्स और किताबी सफ़ात का ढेर लग गया, जैसे शिकस्त खुर्दा लश्कर ने हथियार डाल दिए। अभी 11 बजने में कुछ वक्त बाकी था कि उर्दू का पर्चा लिए असिस्टेंट हेडमास्टर अखलाक साहब तेज कदमों से दाखिल हुए। मैंने पर्चे वसूल किए, गिने और तलबा में तकसीम कर दिए। जैसे ही घड़ी ने 11 का अंदेशा हुआ,
जवाबात लिखने का सिलसिला शुरू हुआ। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। कलमों की मध्यम सरसराहट सुनाई देने लगी। बाहर शहर में हवा के झोंके दरख्तों की पत्तियां हिला रहे थे। तलबा जवाबात लिखने की सही कर रहे थे और मैं जवाबी पर्चों पर दस्तखत व बारकोड स्टिकर्स चस्पा करने में मसरूफ हो गया। अचानक मेरी नज़र एक तालिब इल्म के मसनूई पैर पर ठहर गई। दिल में कुछ पूछने की तड़प जागी, मगर वो बिला रुके लिखते जा रहा था जैसे उसके जहन में इल्म का समंदर मौजूद हो। मैंने इरादा बदल दिया। दीगर तलबा कभी उसे देखते, कभी अपने पर्चों को, मगर वो अपनी धुन में गुम मुसलसल लिखता रहा। मैंने अपना काम निपटाने के लिए फार्म ए और बी भरना शुरू कर दिया। वक्त गुजरते गुजरते तलबा के चेहरों की रौनक मांद पड़ चुकी थी। शगुफ्ता चेहरे मुरझाने लगे थे। पसीने की नमी से लड़कियों के मेकअप की परत धुंधला गई थी। आंखों के गिर्द काजल की सियाह लकीर फैल कर चश्मे नमदीदा का इजहार कर रही थी। मैं लकड़ी की पुरानी टूटी कुर्सी पर बैठा उनके चेहरों को पढ़ने लगा। आंखों में सवालात और इल्तिजाएं तैर रही थीं। शायद दो दिल ही दिल में दुआ कर रहे थे, काश ये पत्थर दिल उस्ताद मोम हो जाए ताकि हम मंजिल मकसूद तक पहुंच जाए। अचानक अनवारुल हक सर दो लड़कों के साथ बिना इजाजत दाखिल हुए। दोनों के सीनों पर वाटर बॉय के बेचेस चमक रहे थे और हाथों में बड़े बड़े A4 साइज के कागज पर ज़ेरॉक्स शुदा जवाबात थे। वो उन्हें ऐसे बांटने लगे जैसे किसी तकरीब में मिठाई तकसीम हो रही हो। मैंने एक एक चिट्ठी उठाकर बेदर्दी से डस्टबिन में डालनी शुरू की। ये मंजर अनवारुल हक सर को सख्त नागवार गुजरा। वो तिलमिलाए तल्ख लहजे में मुझे कोसने लगे, मगर मैं खामोश रहा। कमरे से निकलकर वो किसी को फोन पर कह रहे थे, अजीज सर चिट्ठी नहीं करने दे रहे। उनकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रही और मेरी निगाह दीवार पर लिखे उस शेर पर जम गई, रहबर भी ये, हमदम भी ये, गमखार हमारे, उस्ताद ये कौमों के है मेमार हमारे। कुछ देर बाद असिस्टेंट हेडमास्टर अखलाक साहब आए। संजीदा लहजे में कौम और मिल्लत का हवाला देकर मुझसे ताउन की अपील करने लगे। ताउन की अपील की। जब मैंने इनकार किया तो वो धमकी आमेज लहजे में बोले, इम्तिहान हो जाने दो, मैं तुम्हारी क्लास में विजिट करूंगा, देखता हूँ कितनी ईमानदारी से पढ़ाते हो तुम। ये कहकर वो मुंह भिसोरे चले गए। बाद अज़ा बिल्डिंग कंडक्टर साहब ने ऑफिस में बुलाकर नरमी से कहा, अजीज सर, कभी मैं भी नकल के खिलाफ था, मगर जब देखा कि यहाँ झोपड़पट्टियों के बच्चे इम्तिहान देने आते हैं, दिल पिघल गया। अभी भी वक्त है, अपने अड़ियल रवैये से बाज आ जाइए, वरना मुझे सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैं कुर्सी से उठा और पूरे एतमाद लहजे में बोला, जानता हूँ ये बच्चे झोपड़पट्टियों के अंधेरों से निकल कर आते हैं। भूख इनकी मीरास सही, मगर ख्वाब आसमान की वसअतों से भी आगे है। दुनिया के अजीम दिमाग गुर्बत में चमके, मगर किसी ने उनके जहनों में नक्ल का धुआं नहीं भरा। सर, अगर आज हमने उनके हाथों में नक्ल की बैसाखी थमा दी तो ये कौमों से नहीं, तो ये कदमों से नहीं, जहनों से माजूर हो जाएंगे। मेरी बात सुनकर हेडमास्टर साहब की आंखों में शोले भड़क उठे। वो तेज लहजे में बोले, जबान संभालो, ये मेरा ऑफिस है, तुम्हारे ड्रामों का स्टेज नहीं। तुम्हारे सब टर्म कैंसल, अभी के अभी घर जाओ, और हाँ, कल से सुपरविजन के लिए मत आना। मैंने नरमी से कहा, जी सर, मगर आज मैंने दस्तखत कर दिए हैं। किसी कानूनी पेचीदगी की सूरत में जवाब दे मैं ही रहूंगा, इसीलिए आज रहने दे, कल से सुपरविजन नहीं करूंगा। उन्होंने ओके कहा और मेरी तरफ पुष्ट करके खड़े हो गए। मैं भी थैंक यू सर कहकर बाहर निकल आया। सबकी नजरें सवाल बनकर मेरे पीछे पीछे चल रही थीं, मगर मैं खामोशी की चादर ओढ़े अपने ब्लॉक की तरफ बढ़ गया। ब्लॉक में दाखिल हुआ तो अनवारुल हक सर बोर्ड पर जवाबात लिख रहे थे। मुझे देखते ही भीगी बिल्ली की तरह खिसक गए। मैं कुर्सी पर बुत की मानिंद चिपक गया। तलबा ने मेरी खामोशी को ग्रीन सिग्नल समझकर नकल शुरू कर दी। मेरी नज़र बाएं दीवार पर लिखे शेर पर ठहर गई। ये शेर नहीं, एक तमाचा था। किस्मत नौए बशर तब्दील होती है यहाँ, एक मुकद्दस फर्ज की तकमील होती है यहाँ। इज़्तिराबी कैफियत में बार बार ये शेर दोहराने लगा। 2 बजने को थे कि सिराज साहब ब्लॉक में दाखिल हुए। सर, बिल्डिंग कंडक्टर बोले, एग्जाम सीट नंबर
708351D054 ये स्टूडेंट हैंडीकैप है, इसे आधा घंटा एक्स्ट्रा देना रहेगा। मेरे असबात में गर्दन हिलाने पर वो चले गए। मैंने तस्दीक के लिए ब्लॉक में ऐलान किया 708351D054 किसका है? एक लड़के ने हाथ उठाया, वही जिसका एक पैर नकली था। ओके, मैंने कहा और उसे लिखते रहने का इशारा किया। जब मैंने ब्लॉक पर तायराना नजर डाली तो उस अपाहिज तालिब इल्म के सेवा सभी तलबा के सामने A4 साइज की ज़ेरॉक्स कापियाँ खुली पड़ी थी और वो बिला खौफ नकल कर रहे थे। सिर्फ वही अपाहिज था जो मेहनत, अज़्म व ईमानदारी के परों से परवाज कर रहा था। चिट्ठी करने वालों, नकलचियों और बैसाखी थामे कामयाबी की दौड़ में शरीक तलबा को देखकर मेरे जहन में एक सवाल हथौड़े की तरह गूंजा, माजूर कौन है? असल हैंडीकैप कौन है? अजीज एजाज सर ने एक अफसाना पेश किया और इस पर जो है जो साहब तबसरा करना चाहें उनको इजाज़त जी। उन्वान क्या था? तमाचा। इसको अफसाना बोल के आप पढ़े हैं ना? पूरे अफसाने में मजमून करेंगे। अफसाने में इतनी तफसील, इतनी वजाहत, ब्लॉक नंबर ये, इम्तिहानी सीट नंबर ऐसा, और ये सर और वो सर, ये अफसाने की जो फिजा होती है या जो उसकी प्लॉट साजी जो होती है उसके अंदर इतने सामान नहीं रहते। या तो ये ड्रामे में रहेंगे या मजमून में रहेंगे या नावल में रहेंगे। अफसाने का अब जैसे बोलेंगे कि जैसे एक चीज समझाने के लिए आपके पास इसमें कोई शक नहीं कि आप मंजर निगारी उसमें अच्छी है बराबर, और कुछ जुमले वाकई बहुत अच्छे हैं, कुछ जुमले वाकई उसमें बहुत अच्छे हैं, तख्लीकी जुमले, लेकिन उन जुमलों का जो महल है वो मजमून के लिए, उनकी जो जगह है। आपको मैं 25 साल से सुन रहा हूँ तकरीबन अंजुमन मुहिब्बान अदब की नशिस्तों से। अक्सर आप अफसाना भी सुना या ड्रामा भी, लेकिन ये इसलिए मुझे अफसाना महसूस नहीं होता, इसके पीछे मेरे अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसलिए कि इसमें तवालत ज़्यादा है। पूरा इसका जो मरकज़ी जो लब्बे लुबाब है वो पूरा नसीहत है, पूरा नसीहत, और बातों को खोल खोल के बयान करना शुरू कर दिया। फुसूखेज़ी से आरी है ये अफसाना। इसमें अफसानवी रंग नहीं है, इसमें कोई ट्विस्ट नहीं है। बिल्कुल लोगों को समझ में आ रहा था कि इसमें अभी क्या होने वाला है। और आपने 2 से 3 जगह जब अलग अलग मौके पर जब आपने शेर कहा तो तीनों जगह ऐसा लगा कि शायद अब ये खत्म हो जाएगा। तीनों जगह ऐसा लगा। तो अगर वो वैसा होता भी तो थोड़ा सा वो अफसाने के दायरे में आ सकता था, थोड़ा वो अफसाने के दायरे, लेकिन आप नसीहत के उसमें पढ़े, क्योंकि ये आपके ऊपर एक क्या बोलना चाहिए कि एक आप बीती के तौर पे इसको ले सकते हैं। आपके साथ ये चीज गुजरी है, लेकिन चलो ठीक है ना, ये गुजरी है ना, तो इसको भी तो अफसानवी रंग में तो रंगा जा सकता है ना। इसको भी अफसानवी रंग में आप बाकायदा मंजर निगारी लेते और बीच में यानी बिटवीन द लाइंस वो कहानी चलते रहती, जिसको कहा जाता है अफसाने की जुबान में खोल खोल के बयान नहीं करना है। अफसाने का कारी वो ज़हीन होता है, उसको इतना सहल पसंद नहीं समझना चाहिए। सहल पसंदी के लिए बच्चों के अदब की कहानियां हैं, ड्रामे हैं और नावल वगैरह। नावल भी कोई आसान चीज नहीं है। नावल अभी खैर मैं अपने मौजू से भटक जाऊंगा, लेकिन जहां तक आपकी इस तख्लीक का ताल्लुक है, आपके पास बिलाशुबा जबान और बयान को बरतने का हुनर है, लेकिन आप उसको डिफरेंशिएट करो कि हमको इस तरह के मतन के लिए, जैसे अफसाने का ये जो मतन है, वहाँ पे जबान कौन सी इस्तेमाल करना है, उसमें इख्तिसार किस तरह से रखना है, और अपनी बातों को बगैर सब कुछ कहे उसकी तरसील कारीन और हाजरीन तक किस तरह करानी चाहिए। क्योंकि मैं अगर इस अफसाने आपकी इस तकलीफ को 10 साल बाद सोचूंगा तो मुझे याद नहीं आएगी, जबकि मुझको आपका एक अफसाना याद आएगा। वो क्या साइकिल का क्या रहता है, आपने उधर सुनाया था वो अफसाना, कुछ एक्सीडेंट वगैरह होता है। वजह यह कि उसमें तासुर खेजी थी, वो मेरे दिमाग पे आज तक नक्श है।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे मुबीन नजीर सर का एक अफसाना था मजजूब, वो मुझे याद है क्योंकि वो अफसानवी जिलों में मुकम्मल वो अफसाना था। तो अफसाने के तकाजे अगर अभी भी मुझको 26 साल बाद आपको बताना पड़े तो मुझे नहीं लगता कि यानी ये चीज़ मुनासिब मालूम नहीं होती, क्योंकि आप पुराने लिखने वाले हैं। आप इसको रिराइट करके, वो सिर्फ एक पेज की बात है कि मुझको वहां पर दूसरे उन अच्छे लोगों से, अब आप ही बताइए कि इसमें माजूर कौन। बात इतनी ही करना है आपको, इतनी सी बात के लिए 5 सफ़ा लिख दिया आप। तो इसलिए कि भाई मैं आपको मुबारकबाद इसलिए नहीं पेश करूंगा कि आप जो है तो पुराने राइटर हैं, आपसे मेरे तकाजे और हम लोग के तकाजे बहुत ऊंचे हैं, क्योंकि आप वैसा माजी में लिख चुके हैं। नहीं लिखे होते, नए होते, नवारिद होते, तो हम लोग बोलते नहीं, एप्रिसिएशन और हौसला अफजाई के लिए जरूरी है कि आपका कलम पहली बार आपने सुनाया, ये कलम चलते रहना चाहिए। तो आप उसको देखिए, छोटी सी बात को आपने मजमून के कालिब में और उसमें मुकालमे वगैरह लेकर, जो आप चूंकि आप फितरी तौर पे ड्रामा लिखते हैं तो आपके अंदर का वो ड्रामा निगार मुसलसल उसमें झलका भी है। तो आप उसको देखिए जरा सा। ये मेरी, मैं चाहूँ तो इसमें खूब तारीफ करके आपको मैं एकदम सहल अंगार बना के, सहल पसंद बना के कि आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप दोबारा ऐसी तवील तवील अफसाने लिखेंगे, लेकिन वो 2 साल बाद 10 साल बाद किसी को याद नहीं रहेगा, सिर्फ एक इजाफा हो जाएगा। लेकिन बात तो वो होना चाहिए, जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ, बहुत सारे जो फिल्म मेकर्स हैं, अगर इस पे बात करूँ तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। उन्होंने चुनिंदा ही फिल्में बनाई है, के आसिफ की मिसाल ले लो, जैसी उन्होंने मुगल आजम बनाई, बहुत बहुत किस पे बोला जा सकता है। नए दौर में देखेंगे राजकुमार हिरानी की मिसाल ले लो, उन्होंने जितनी बनाई है, मुन्ना भाई, MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई और संजू और 3 इडियट्स, ये सब फिल्में, जो पीके वगैरह, कुछ फिल्में हैं 18 से 20 साल के दौरान 5-6 फिल्में, लेकिन बेहतरीन फिल्में। तो ऐसा तख्लीकी काम हो कि उसका जो है तो ऐसा मेयार हो कि बहुत क्वांटिटी ना हो, चंद आपके पास तख्लीक हो, लेकिन हर तख्लीक आपकी पहचान बने। ये ऐसे मैं तकाजा रखता हूँ आपसे उम्मीद रखता हूँ। इमरान जमील सर ने जो तबसरा किया, मैं समझता हूँ बहुत जामे और बेहतर तबसरा किया। और इन्होंने जो कहा कि अफसाना क्या होता है, कहा, और तुम्हारी जो रुदाद है, तो मैं इस मौजू पे, जैसे इसमें ये था कि भाई वो बच्चे नकल कर रहे है ना, और वो बेचारा ईमानदारी से कर रहा है, तो इस बात पे देखो मैं एक छोटी सी बात बोलूँगा, वो ऐसी बात बोलूँगा वो अफसानी रंग में होगी, है ना। मेरी बच्ची बहुत ज़हीन थी, बहुत ज़हीन थी, टैलेंटेड थी, लेकिन वो मुझको क्या बोलती थी, अब्बू मेरी सारी सहेलियाँ चिट्ठी कर दी है एग्ज़ाम में और तुम मुझको मना करते हो, मैं करूँगी चिट्ठी। तो मैं उसको समझाया, बोलो बेटा एक बात सुन ले, हम लोग छोटे छोटे थे, लेकिन हम लोग ने तैराकी सीखी, पानी में तैरना सीखा, हम लोग एकदम छोटे छोटे बच्चे थे, कितने भी गहरे में पानी में मार देते थे सुरभि और तीर के निकल जाते। एक मरतबा क्या हुआ, 2-3 नौजवान आए तो ट्यूब लेकर आए, अब उसको तैरना नहीं आता था, वो ट्यूब में ऐसे बैठ गया। उसके बाद क्या हुआ, मालूम नहीं, फट से अंदर चला गया और मुझे हाथ ऐसे निकाला, अरे बाप रे। तो उसका जो दोस्त था वो जल्दी से दौड़ा, उसको इन्हें करीब था वो, वहां से ऐसा पकड़ लिया, उसे हाथ ऐसा करा तो खाली हाथ दिखता था, फट से ऐसे उसको उठा लिया और खींच लिया बाहर। मतलब अगर वो नहीं रहता वो दोस्त तो डूब ही गया था वहां पर पानी में। और हम लोग उनके उसके सामने एकदम बच्चे थे, लेकिन कहीं भी पानी में मार देते सुबह निकल जाते थे। तो हम लोग ने एक फन सीखा, हम लोग किसी का सहारा नहीं लिए टायर ट्यूब का। तो ये जो है ना एग्जाम और तालीम, तुम चिट्ठी का सहारा मत लो, खुद याद करो, अपने को वैसा जहन बनाओ कि अपने को कोई सहारे की जरूरत नहीं, अपने सब सबक याद करेंगे, सब मजमून याद करेंगे और जाके अपने बल पे लिखेंगे। क्यों? उसकी वजह यह है कि तुम चिट्ठी ले गए और वो सवाल जो तुम लिख कर ले गए उसका जवाब वो नहीं आया तो तुम्हारे तो हाथ पाँव फूल जाएंगे, अरे बाप रे ये तो है ही नहीं। और जब तुम याद करके जाओगे, पढ़ के जाओगे, तो तुम बराबर लिखोगे, हर सवाल का जवाब लिख लोगे। तो मेरी लड़की ने वो बात जहन में बैठा ली, उसकी सहेली ने कितनी भी चिट्ठी करी परवाह नहीं करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्ची SSC तहजीब हाईस्कूल से टॉप की, तो ये उसका रिजल्ट था। मेरी बात को अमल करी, बहुत स्टडी करी, पढ़ी और SSC तहजीब हाईस्कूल में टॉपर की। तो यही आपने जो मजमून बांधा है ना, इसको थोड़ा सा इस टाइप बांधे तो उसको बोलिए कोई अफसाना, ठीक है। और कोई साहब?
दो माइक दो ना अपना। मैं भी शुरू करना चाहूँगा यहीं से कि अजीज़ एजाज सर जो है वो मुदीर रहे हैं मुहिब्बान इल्म के, है ना। उनकी किताब आ चुकी है लड़कियां उदास हैं, एक ज़माने से लिखते रहे हैं। इमरान जमील सर की बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा कि जो डेवलपमेंट होना चाहिए, इर्तिक़ा होना चाहिए अपने फ़न में, वो हमको लाना चाहिए, क्योंकि आपसे हमारी एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। आपने बहुत अच्छे जुमले उसमें लिए हैं, कुछ जुमले जो है वो अज़्म, मेहनत और ईमानदारी के परों से परवास कर रहा था, सबकी नज़रें सवाल बनकर मेरे पीछे पीछे चल रही थी और कदमों से नहीं जहनों से मजबूर हो जाएंगे। कुछ चीज़ें मैंने नोट की, अच्छे तख्लीकी जुमले हैं, लेकिन जो आपने अफसाने के नाम पर तख्लीक पेश किया है वो रूदाद लग रही है कि कोई जो एक सहाफ़ी समझ लो, वो जो है जो एग्ज़ाम सेंटर है उसके आसपास से गुजर रहा है, वहाँ से लेकर के जो है वो ज़ेरॉक्स सेंटर और फिर वहाँ से हो करके जो है वो एग्ज़ाम हॉल तक आया है और पूरा जो उसने अपना आंखों देखा हाल उसमें बयान कर दिया। तो इमरान जमील सर ने जैसा कि कहा, अफसाना जो है वो जुज़ियात निगारी का नाम नहीं है, इख्तिसार, जामियत और इबहाम उसके अंदर होना चाहिए। क्योंकि हम लोग कहते हैं कि अफसाने का जो कारी होता है वो ज़हीन होता है, उसको एक एक चीज़ खोल करके बयान करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ इशारे उसको काफ़ी होती है। और अफसाना इसी का नाम है कि कुछ चीज़ें जो है वो कारी पर छोड़ दी जाए, सिर्फ अफसाना निगार जो उसको हल्का सा टच दे, उसकी तरफ रहनुमाई कर दे बस, और ये कारी की ये सवाबदीद करे कि वो वहाँ तक पहुँचे। आपने अच्छी कोशिश की है और ये इस बोलना चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम पर या एग्ज़ाम का जो सिस्टम हमारा है उस पर बहुत कुछ लिखा गया है, फिल्में भी उस पर बनी हैं, तो आप उसको देखेंगे तो उसकी मदद से जो है आप अपना ये जो अफसाना है इसको और बेहतर कर सकते हैं। शुक्रिया। अफसाना लिखूंगा यही मौजू, यानी आपका प्लॉट से अख्ज़ करके मैं इस पे अफसाना लिखूंगा। अब जैसे वो अनवारुल हक सर, ये वहाँ पे अफसानवी रंग में खेलने का मौका था कि उनके कुछ हरकत और सकनात ऐसे रहती कि आप वहाँ पे परेशान है कि ये क्या है, और वो जाहिर नहीं होता, फिर वो आपको इशारे से कहीं बाहर भेजने की प्लानिंग है, फिर वो कुछ कर रहे हैं, फिर एक माहौल साजी होती, फिर कुछ मंजर निगारी होती, फिर तलबा के चेहरे के तासुरात में से कुछ मैसेज दिखता जिसपे से कारीन समझ लेते कि उनको चिट्ठी कराई जा रही है। आप बात समझ रहे, अभाम की खूबसूरती। लेकिन आपने वहां पे क्या किया, पूरा वजाहत करते चले गए। यानी बहुत ज्यादा हर मौके पे अफसानवी रंग आ सकता है। अभाम यानी जिसको बोलते हैं मबहम, वेग चीजें, यानी वो इतनी खूबसूरत होती है अफसाने में, उसी की वजह से अफसाने का हुस्न दुबाला होता है। यानी ये मेरा आपसे वादा है कि मैं इंशाल्लाह इसी मौजू पर अफसाना कैसे लिखते मैं आपको लिख के बताऊंगा। और कोई साहब? अस्सलाम वालेकुम सर, थोड़ा माजरत चाहूँगा, मैं बहुत छोटा हूँ लेकिन परमिशन हो तो बोल दूँ। वो आपने अफसाने में जो पहले शुरुआत में जिक्र किया, आप घर से निकले मशरिक की तरफ देख कर, जो वो सब बहुत सारा जायद लगा, लेकिन फिर वो आपकी कहानी शुरू हुई केले वाले की तरफ से, फल फरोश की तरफ से। तो ऐसा लगा था कि जैसे ये फल बेचने वाला चिट्ठी करके फंस गया और ज़िंदगी में फिर आगे बढ़ नहीं पाया। तो आखिरी में ऐसा लगा था कि कुछ ऐसे ही बच्चे होंगे जो यहाँ से यहाँ कनेक्ट होगा, यानी जो बच्चे चिट्ठी कर रहे हैं उनका कनेक्शन केले फल फरोश से कुछ निकलेगा। मगर ना मैं समझ नहीं पाया कि वो कनेक्शन मुझे मिला नहीं, क्योंकि कहानी उस हैंडीकैप बच्चे पर आकर ना रुक गई है, तो उसका कनेक्शन फल फरोश से ना मिल नहीं पाया सर, जहाँ तक मुझे लगता है। फिर भी आपकी लफ्जियात जो है कहानी में बहुत अच्छी हैं, जो आप लिखते हैं सर, अच्छा लगा पढ़ के भी, सुन के, और नेक ख्वाहिशात है सर। शुक्रिया। तख्लीकात पेश की गई। आज की तीसरी और ग़ालिबन आखिरी जो तख्लीक है, जनाब साबिर गौहर साहब को मैं चाहूँगा तो अपनी कहानी या जो भी आप तख्लीक लाएँ उसको पेश करें।
55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।